हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। प्रश्न पत्र 3 भाग 1 भारत के इतिहास इंडियन हिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र हम कर रहे थे कंटिन्यू आगे करेंगे। आज हम सन 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2017 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन देखेंगे। शब्द सीमा इसके लिए 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत धातु मूर्तियों पर टिप्पणी लिखिए। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत धातु मूर्तियों पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। सिंधु सभ्यता में धातु मूर्तियों की खोज से पता चलता है कि उस समय के लोगों में धातु कार्य की उन्नत तकनीक थी। नृत्य करने वाली लड़की मोहनजोदड़ो से प्राप्त तांबे की बनी हुई बैल मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त तांबे की बनी हुई बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से तांबे की मूर्ति से बनी हुई घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये जो है प्रमुख तांबे से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये मूर्तियां तकनीकी उन्नता, कलात्मकता, धार्मिक महत्व व सामाजिक जीवन की झलक प्रस्तुत करती थीं और इतिहासकारों को उस समय के बारे में जानने में मदद करती थीं। तो यह जो है मूल रूप से सिंधु सभ्यता के अंतर्गत धातु मूर्तियों पर टिप्पणी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है 2 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। शब्द सीमा 30 निर्धारित है। अशोक के परवर्ती किन्हीं 4 मौर्य शासकों के नाम लिखिए। अशोक के समकालीन के 4 शासकों के मौर्यकालीन शासकों के नाम बताने हैं। अगर हम परवर्ती मौर्य शासक देखें अशोककालीन, दशरथ 232 से 224 ईसा पूर्व तक शासक रहा। संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व तक। सलीसुक 215 से 202 ईसा पूर्व तक। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व तक। सालिसुक 195 से 187 ईसा पूर्व। वृद्धरथ 187 से 185 ईसा पूर्व जो है इनका शासन काल रहा। 4 पूछा गया लेकिन हमने यहाँ 6 का वर्णन किया है। दशरथ, संप्रति, सलीसुक, देववर्मन, सालिसुक, वृद्धरथ। इन शासकों का शासन अशोक की तुलना में कम प्रभावशाली था और मौर्य वंश का जो है पतन हुआ। यह जो है सेकंड क्वेश्चन था हमारा। तीसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य में आने वाले किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। विजयनगर राज्य में आने वाले विदेशी यात्री निकोलो डी कोंटी 1395 से 1469 इतालवी व्यापारी और यात्री थे निकोलो डी कोंटी। सेकंड हम नाम देखें यदि, अब्दुल रज्जाक 1413 से 1482 अरब यात्री और लेखक थे अब्दुल रज्जाक, विजयनगर राज्य में आने वाले यात्री। अगले हैं निकोलस पेगाफेटा 1480 से 1430 के बीच आए, पुर्तगाली यात्री थे और इन्होंने लेखन का कार्य किया। डोमिंगो पेस 1515 से 1588 के बीच आए, पुर्तगाली यात्री हैं और इन्होंने लेखन का कार्य किया। अन्य नाम अगर हम देखें, मार्को पोलो विजयनगर राज्य में आए थे। वास्को डी गामा, फेर्नाओ नूनिस, क्रिस्टोफर कोलंबस, यह मूल रूप से आने वाले प्रमुख जो है विदेशी यात्री रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में। आगे हम क्वेश्चन यदि बात करें चौथे क्वेश्चन की, इंडियन हिस्ट्री में भारत के इतिहास में पूछा गया चौथा क्वेश्चन है हमारा, बक्सर युद्ध 1864 के क्या परिणाम थे। बक्सर युद्ध में जितने भी परिणाम हुए उनके बारे में पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। बक्सर युद्ध 1864 के परिणाम अगर हम देखें, ब्रिटिश पक्ष के लिए बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के खजाने और व्यापारिक अधिकार जो है मिले। भारतीय पक्ष के लिए यदि हम देखें, पराजय और अस्थिरता, मीर कासिम, मीर जाफर और अवध के नवाब की पराजय हुई। बंगाल की स्वतंत्रता की हानि, बंगाल ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। तो यह मूल रूप से इसके परिणाम रहे। अगर हम दीर्घकालिक परिणामों की चर्चा करें तो हमें मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, बक्सर युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। इसके पश्चात जो ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन भारत के अन्य हिस्सों में फैल गए। तो यह जो है बक्सर युद्ध के परिणाम रहे 1864। 2016 के सेक्शन 2 में यदि हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, शब्द सीमा जो है 60 है।
4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। शब्द सीमा जो है 60 है। 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। डिटेल में विस्तार देख लेते हैं हम कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की क्या क्या विशेषताएं रही। गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी में भारतीय स्थापत्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं यदि देखें, गर्भगृह मंदिर का मुख्य भाग था। गर्भगृह जो है जहां देवता की मूर्ति स्थापित होती थी। शिखर मंदिर की ऊंची और सजावटी छत, शिखर वाला भाग। विमान मंदिर का मुख्य भाग जिसमें गर्भगृह और शिखर होते थे, उस भाग को विमान कहा जाता था। प्रवेश द्वार मंदिर में प्रवेश द्वार पर सजावटी मूर्तियां और नक्काशी मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं विद्यमान रहीं। तो यह जो है इनकी मूल विशेषताएं रहीं। उदाहरण की बात करें यदि हम गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की, इसमें हमें मालूम पड़ता है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण इस टाइम हुआ। खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कंची और कैलाशनाथर मंदिर तमिलनाडु गुप्तकालीन मंदिर। भुवनेश्वर का मंदिर ओडिशा। ये सभी जो है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के उदाहरण हैं। विशेष मंदिर अगर हम बात करें, महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। एलोरा का कैलाशनाथर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह विशेष मंदिर है गुप्तकालीन व्यवस्था के अंतर्गत। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य ने भारतीय स्थापत्य की एक नई दशा दिखाई और इसका प्रभाव आगे के युग में भी दिखाई दिया। सेक्शन 2 में अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है, छठवां जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 इंडियन हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में सूफीवाद के योगदान पर प्रकाश डालिए। मध्यकालीन भारत में सूफीवाद के योगदान पर बात कही गई है। मध्यकालीन भारत में सूफीवाद का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। सूफीवाद एक इस्लामी रहस्यवादी पंथ है जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ एकता की प्राप्ति है। इस पंथ के प्रमुख संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो शामिल हैं। इन्होंने भारत में सूफीवादी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफीवाद का योगदान यदि हम देखें, पहला है हमारा धार्मिक सहिष्णुता। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें, सांस्कृतिक आदान प्रदान। सूफीवाद ने भारतीय संस्कृति में इस्लामी संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जिससे संगीत, कला और साहित्य में नए रूपों का विकास जो है हुआ। तीसरा पॉइंट, शिक्षा और ज्ञान। सूफी संतों ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिससे भारत में शिक्षा का विस्तार हुआ। सामाजिक सुधार देखें यदि, सूफी संतों ने सामाजिक सुधार के लिए काम किया जैसे कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और गरीबों की मदद करना। इन योगदान के कारण सूफीवाद ने मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी उसका प्रभाव भारतीय समाज में देखा जा सकता है। अगला सेक्शन 3 की यदि हम बात करें, शब्द सीमा जो है 100 है, अंक जो है 8 है। 8 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में रेलवे निर्माण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ब्रिटिश काल में जब रेलवे निर्माण हुआ उसके क्या क्या पहलू हमें दिखाई देते हैं सकारात्मक दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है। ब्रिटिश शासनकाल में रेलवे निर्माण ने भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाए। यहाँ रेलवे निर्माण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव में यदि हम बात करें, आर्थिक विकास। रेलवे ने भारत में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। संचार में सुधार। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार को आसान बनाया। रोजगार के अवसर। रेलवे ने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर जो है प्रदान किए। सामाजिक एकता। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एकजुट करने में मदद की। तकनीकी प्रगति। रेलवे ने भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया। ये सभी जो है सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट रहे हैं ब्रिटिश शासनकाल में रेलवे निर्माण के। आगे हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। नकारात्मक प्रभाव में आर्थिक शोषण। रेलवे ने ब्रिटिश सरकार को भारत के संसाधनों का शोषण करने का अवसर जो है प्रदान किया, तो यह जो है नेगेटिव इफेक्ट रहा है रेलवे निर्माण के। अगले है सांस्कृतिक प्रभाव। रेलवे ने पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को बढ़ावा दिया।
पर्यावरण पर प्रभाव यदि देखें, यह भी नकारात्मक प्रभाव है। रेलवे ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव जो है डाला। आगे हम बात करते हैं स्थानीय उद्योगों का पतन। रेलवे ने स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक नियंत्रण, रेलवे ने ब्रिटिश सरकार को भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार रेलवे निर्माण के प्रभाव मिश्रित रहे, जिन्होंने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। सेक्शन 4 में शब्द सीमा जो है 500 निर्धारित था। 40 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। 40 अंक के लिए ABCD करके 4 जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है ए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताएं और भिन्नताएं दर्शाएं, इनके बारे में दर्शाना है। अगला है दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संप्रदायों का वर्णन कीजिए। अलवार नयनार को संप्रदायों के बारे में वर्णन करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। चौथा है डी, 1858 में महारानी की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व बताइए। तो 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है शब्द सीमा 500 के अंतर्गत 40 अंक के लिए पूछा गया है। सेक्शन 4 इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताएं और विभिन्नताएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताएं यदि हम देखें, धार्मिक सिद्धांत, अहिंसा, दोनों धर्मों में अहिंसा का महत्व है, जैन और बौद्ध। कर्म का सिद्धांत, दोनों धर्मों में कर्म सिद्धांत की मान्यता है, जैनिज्म और बौद्धिज्म में। पुनर्जन्म, दोनों धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता है। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति, दोनों धर्मों का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। नैतिक मूल्यों की अगर हम बात करें, ध्यान, दोनों धर्म में ध्यान का महत्व है, जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों में। संयम, दोनों धर्म में संयम का महत्व है। इतिहास और प्रसार, भारतीय उत्पत्ति, दोनों धर्म भारत में उत्पन्न हुए, जैनिज्म और बौद्धिज्म। महाजनपद काल, दोनों धर्म का विकास महाजनपद काल में हुआ। विश्व भर में प्रसार, दोनों धर्म विश्व भर में फैल गए। तो यह मूल रूप से जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म की समानताएं हैं। अगर विभिन्नताओं की बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच, तो धार्मिक सिद्धांत, ईश्वर की मान्यता, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता को नकारा नहीं जाता। आत्मा की मान्यता, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। विभिन्नताओं में नैतिक मूल्य की यदि हम बात करें, अहिंसा की व्याख्या, जैन धर्म में अहिंसा की व्याख्या बहुत विस्तृत है, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा की व्याख्या थोड़ी अलग है। तपस्या का महत्व, जैन धर्म में तपस्या का महत्व अधिक है, जबकि बौद्ध धर्म में तपस्या का महत्व जो है कम है। आध्यात्मिक प्रथाओं की यदि हम बात करें, तो ध्यान की विधि, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि जो है अलग अलग है। तीर्थंकर और बुद्ध, जैन धर्म में तीर्थंकर की मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्ध की मान्यता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण हिस्से रहे। तो यह जो है जैन और बौद्ध धर्म के बीच हमने विभिन्नताओं का अध्ययन किया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है 500 शब्द सीमा के अंतर्गत, दक्षिण भारत में अलवार व नयनार संप्रदायों का वर्णन कीजिए। अलवार और नयनार संप्रदाय दक्षिण भारत में वैष्णव और शैव धर्म के 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच जो है विकसित हुए। अलवार संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें 12 कवि संत थे जिन्हें अलवार कहा जाता है। इन्होंने तमिल भाषा में भक्ति कविताएं लिखी। अलवार संत, प्रमुख अलवार कौन कौन थे? पोईगाई अलवार, भूतत्व अलवार, पेलायवार, तिरुमलिसाई अलवार, नम्मालवार, मधुर कवि अलवार, कुलशेखर अलवार, पेरियालवार, आंडाल, तोंद्रा, दिपोली अलवार, तिरुप्पाड़ अलवार, तिरुमंगई अलवार। ये जो है प्रमुख अलवार संत थे, 12 कवि संत। नयनार संप्रदाय की यदि हम बात करें, नयनार संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है। इस संप्रदाय में 63 कवि संत थे जिन्हें नयनार कहा जाता है। इन्होंने तमिल भाषा में भक्ति कविताएं लिखी। प्रमुख नयनार यदि हम देखें, तिरुनान संबंधर, तिरुनावुक्कसार, सुंदरर, मणिक वाचकर, 5वां है चुंदरर, गोरछ नाथर, मिनाथर, कालियनाथर। तो यह जो है मूल रूप से प्रमुख नयनार संत रहे। 63 कवि संत नयनार में शामिल थे। इन संप्रदायों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और तमिल साहित्य को समृद्ध बनाया। आगे है
तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंध 18वीं शताब्दी में विकसित हुए। प्रारंभिक संबंधों की यदि हम बात करें 1756 से 1764 के बीच रहा। इनमें जो है अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कंपनी ने अवध को बंगाल में अपने हितों की रक्षा करने में मदद की। अगला है 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर की लड़ाई हुई। लड़ाई में कंपनी की जीत हुई, जिससे अवध पर कंपनी का प्रभाव जो है बढ़ गया। संबंधों में परिवर्तन 1765 से 1775 के बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के साथ समझौता किया। कंपनी ने अवध को आर्थिक व सैन्य सहायता प्रदान की। अवध का अधिग्रहण हुआ 1775 से 1856 के बीच। कंपनी ने अवध पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने अवध को अपने अधिकार में ले लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया। इसका जो है अधिग्रहण हो गया। इस संबंधों से पता चलता है कि अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध शुरू में मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन बाद में कंपनी के विस्तारवादी हितों के कारण तनाव जो है बढ़ गया। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, जो अंतिम प्रश्न है, 1858 में महारानी के उद्घोषणा के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को बताइए। महारानी विक्टोरिया ने जो प्रमुख उद्घोषणा किए थे 1858 में, उसके प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करने पूछा गया है। महारानी विक्टोरिया की 1858 की उद्घोषणा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उद्घोषणा में महारानी ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। महारानी विक्टोरिया 1858 की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदु यदि हम देखें, पहला है भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य। महारानी ने घोषणा की ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत में शांति और स्थिरता स्थापित करना है और भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। भारतीय राजाओं और जमींदारों के अधिकारों की रक्षा। महारानी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारतीय राजाओं और जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करेगी और उसके संप्रभुता का सम्मान करेगी। तीसरा है भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार। महारानी ने घोषणा की ब्रिटिश सरकार भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार कार्यों को बढ़ावा देगी। अगला है भारतीय लोगों की भागीदारी। महारानी ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को अपने प्रशासन में भागीदार बनाएगी और उसकी राय को महत्व देगी। महत्व क्या रहा महारानी विक्टोरिया 1858 की उद्घोषणा का? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में एक नए युग की शुरुआत की। इससे भारतीय लोगों में आशा और उत्साह की भावना पैदा की और ब्रिटिश सरकार को भारत में अपना शासन मजबूत करने में मदद की। तो यह जो है 1858 महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदु रहे।